गुड मॉर्निंग जी बेटा, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हो गया आज मैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेट कर रहे हैं सारे, जागे पे हैं आज। वेरी गुड। यस बेटा, सोल्यूशन कर रहे सी ਅਸੀਂ और सोल्यूशन ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੀ शेयर किया सी हेनरी लॉ। ठीक है ना। हेनरी लॉ के आगे ਅਸੀਂ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर बहुत न्यूमेरिकल है। दैट वन इज राउट्स लॉ। लेकिन राउट लॉ करने से पहले कुछ टर्म्स है जो हमें समझनी है। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ। दैट वन लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है। ये लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये दोनों इस तरह की एनर्जी सी जो कि किसी भी सल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने के लिए जरूरी है। ठीक है ना। कोई भी सल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर तब तक डिसॉल्व नहीं हो पाएगा जब तक उनकी जो लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के अंदर कुछ गैप ना हो। ठीक है ना। तो कहते हैं कि अगर लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है, तो वो सल्यूट पानी के अंदर या किसी और सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाएगी, तो ही कोई सल्यूट, कोई सॉलिड किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो पाएगा। देखते हैं जी आगे ऐसी। डिड यू ऑब्जर्व दिस। अभी देखना है क्या सिंपल सा सिस्टम है। ਅਸੀਂ किसी भी बर्तन 'ਚ पानी पा के बाहर रख दिए। अजकल तो गर्मियां आ, तो अगर सर्दियों 'ਚ भी थोड़ी देर लिए ਅਸੀਂ पानी पा के बाहर रख दिए तो शाम तक ਅਸੀਂ देखते हैं कि पानी का लेवल थोड़ा बहुत तो कम हो ही जाएगा। हुण गर्मियां चल रही हैं तो पानी जो है वेपोराइज होके उसके वेपर बन के उड़ जाएगा, क्योंकि ये बर्तन खुला है। ठीक है ना। पानी का लेवल कम होता जाएगा। कैसे हो गया कम? पानी वेपर बन के उड़ गया। अवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इन एन ओपन वेसल, लिक्विड मॉलिक्यूल एस्केपिंग इंटर इंट्रो एटमोस्फियर। मतलब कि जो भी पानी था वेपोराइज होके एटमोस्फियर के अंदर उड़ रहा है। इसलिए उड़ रहा है क्योंकि ये बर्तन ऊपर से जो है ओपन सिस्टम है, खुला है। ठीक है ना। देखते हैं जी आगे। व्हेन ए लिक्विड इन एन ओपन ग्लास वेसल इज एक्सपोज्ड टू स्काई, दैट इज left open without covering with liquid, after some time the level of liquid in vessel is found decreased. This process is called evaporation. Okay, तो मतलब खुले बर्तन में पानी रखा तो पानी उड़ गया, इसको हम evaporation कह रहे हैं। ओके जी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। डिड यू ऑब्जर्व। अभी देखना है कि उसी बर्तन को ਅਸੀਂ किसी लिड ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, सेम टेंपरेचर ते ही बाहर रख दिता। ढक्कन दे नाल की होएगा कि वेपोराइजेशन प्रोसेस तो नहीं कट होएगी, लिक्विड जो है उसने वेपर बनना ही बनना है। ठीक है ना। वेपर बन गया, ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम क्लोज होने के कारण वो वातावरण में नहीं जा सकेंगे वेपर। तो वातावरण में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? लिड के ऊपर ड्रॉपलेट, जो ढक्कन है उसके ऊपर कुछ वाष्प जम जाएंगे। ठीक है ना। वाष्प जम जाएंगे तो क्या होगा? वाष्प जमने के बाद अगर वाष्प ज्यादा हो गए तो वही वाष्प ड्रॉप, पानी के ड्रॉप्स बन के वापस नीचे टपकना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। तो मतलब जितना वाष्प बन रहे हैं ऊपर से उतने ही वाष्प पानी में चेंज हो ही जा रहे हैं। तो ऐसे एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब वाष्पीकरण बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर वाष्पीकरण कम है तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। जितने वाष्प बनने हैं उतना ही पानी वापस बन जाना है। इस प्रोसेस को इक्विलिब्रियम कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है ना। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि इफ द लिक्विड इज प्लेस्ड इन क्लोज्ड ग्लास वेसल आफ्टर सम टाइम it is observed that droplet of liquid can be collected on walls. This process is called कंडेंसेशन। तो हमने वर्ड नया सीख लिया कि इसको कंडेंसेशन बोल रहे हैं। पहले था अवेपोरेशन। ओके, ओपन सिस्टम था, अवेपोरेशन हो गया। अवेपोरेशन तो मतलब है कि ड्रॉपलेट का एयर में उड़ जाना, दैट वन इज अवेपोरेशन। अभी अवेपोरेशन क्या है? वेपोराइजेशन तो हो रहा है, वेपर तो बन रहे हैं, लेकिन अवेपोरेशन नहीं हो रहा है। अभी हो रहा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब कि जो पानी के वेपर है वो ड्रॉपलेट बन के कि इन बर्तन के इर्द गिर्द दीवार के अंदर
जो है वो चिपक गई, ठीक है ना, इसको हम बोल रहे हैं प्रोसेस को कंडेंसेशन, ड्रॉपलेट बनना। ओके, आगे देखते हैं जी। व्हेन ए वेसल इज कनेक्टेड ए मैनोमीटर, अभी काम की बात जो समझाना चाह रहे हैं आपको। व्हेन ए वेसल इज कनेक्टेड ए मैनोमीटर द लिक्विड लेवल इन इट रेजेस, indicating that there is effect of pressure as vapor of liquid exert a pressure on liquid in manometer column। मतलब समझने का ये है, डायग्रामेटिकली ही देखते हैं कि अगर ਅਸੀਂ एक क्लोज्ड वैसल लिया सी, ਉੱਪਰ ਸੇ ਢੱਕ ਦਿਆ ਬਰਤਨ को, ਪਾਣੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, तो ਉਸਦੇ ਵੇਪਰ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਉੱਪਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੇਪਰ ਉੱਪਰ ਗਏ, वेपोराइजेशन हुई, मतलब कि वेपर बने ऊपर जाके, वेपर ਨੂੰ बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला, अवेपोरेशन नहीं हो पाया, ठीक है ना, बाहर नहीं निकल पाए, तो बर्तन के लिड के ऊपर, ढक्कन के ऊपर जो भाप है ना वो जमने लग गई, ठीक है ना। उसके ड्रॉपलेट जब बहुत सारे वेपर जम जाएंगे तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन हो गया। तो कंडेंसेशन में क्या होगा, कुछ ड्रॉपलेट पानी बन के वापस नीचे की तरफ आएंगे। पहले तो ये होगा कि वेपर ज़्यादा बनेंगे तो जो पानी के बूंदे बन के नीचे आ रही है वो कम होंगी, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा भी, जितना वेपर बन रहे हैं उतना ही पानी नीचे जा रहा है, जितने पानी का वेपराइजेशन हो रहा है उतना ही पानी का कंडेंसेशन भी हो जा रहा है, वापस पानी भी आ रहा है। तो इस प्रोसेस को दोनों तरफ रिएक्शन जो बैलेंस चल रही है, अभी इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि अभी सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। अभी इसको बोल रहे हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया तो इसके अंदर कोई प्रेशर तो है, लेकिन प्रेशर क्या, वेपर तो नहीं बनना बंद हो रहे, वेपर तो लगातार बन रहे हैं, लेकिन जितने वेपर बन रहे हैं उतना वापस पानी बनी जा रहा है। अभी हमने ये मेजर करना है कि इसके अंदर उसका जो वेपर का प्रेशर है वो कितना है, ठीक है ना। वेपर का प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पेशल एक इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, दैट वन इज मैनोमीटर। ओके, मैनोमीटर से जो वेपर का, गैस का जो प्रेशर है वो मेजर कर सकते हैं। वो क्या है, सिंपल सिंपल सी एक ट्यूब है, ट्यूब को इस बर्तन से अटैच कर देना है, ठीक है ना, अटैच कर देना है। उसके अंदर मरकरी है या कोई लिक्विड डाला हुआ है। पहले तो ये लेवल जो है ना, लेवल वो नीचे रहेगा मैनोमीटर का जब प्रेशर नहीं होगा। जब जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर जो वेपर है वो इस ट्यूब के अंदर जाएंगे, इस लिक्विड को कंप्रेस करेंगे और ये लेवल ऊपर की तरफ चलता रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब एक समय आएगा जब तक वो ऊपर जाना जाना बंद कर देगा। ऊपर जाना बंद कर गया मतलब उस समय इक्विलिब्रियम आ गया। अभी 2 घंटे ये बर्तन धूप में पड़ा है, 10 घंटे रख लो, तो मतलब इसका लेवल राइज नहीं हुआ। तब हम समझ जाते हैं कि जो मैनोमीटर है ये जो भी रीडिंग बता रहा है, यहाँ पर जितनी भी रीडिंग है उतना इस बर्तन के अंदर प्रेशर है। ओके, तो इस मैनोमीटर से हम किसी भी बर्तन के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर जो है वो मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी बातें, इनके कोई क्वेश्चन नहीं आने, लेकिन इनको आगे समझने के लिए टॉपिक है ना ये जरूरी है। आगे देखते हैं बेटा। When a vessel is connected a manometer, the liquid level in it rises, indicating that there is effect of pressure as a vapor of liquid exert a pressure on liquid in manometer column. The pressure exerted by vapor over liquid surface where there exists an equilibrium between vapor and liquid at a particular temperature is called vapor pressure। तो इस वर्ड को तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि यही बता रहे हैं, पहले जो जो भी डिस्कस कर लिया, इन दोनों ने सारांश निकाला उन सारे एक्सपेरिमेंट का कि वेपर जो बन रहे हैं उस वेपर को मैनोमीटर से माप रहे हैं। मैनोमीटर के अंदर जितना भी वो वेपर है बर्तन के अंदर, उसका जो प्रेशर है उसको वेपर प्रेशर, इस वेपर प्रेशर टर्म से उसको इंडिकेट करना है, ठीक है ना, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अभी आगे देखते हैं जी। डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। अभी क्या करना है कि 2 कंटेनर, 2 बर्तन ले लो, क्लोज्ड बर्तन लेने हैं, और एक में हमने कोई लिक्विड रख लिया, पानी रख लिया, एक में कोई और लिक्विड लेना है, ठीक है ना। 2 डिफरेंट लिक्विड लेने हैं, तो उन दोनों का जब वेपर प्रेशर मेजर करने की कोशिश करेंगे मैनोमीटर से, तो हम देखते हैं कि डिफरेंट लिक्विड के हमेशा
डिफरेंट वेपर प्रेशर आएंगे, चाहे टेम्परेचर सेम ही क्यों ना हो, सेम टेम्परेचर पर उनको रखो, लेकिन सभी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसी लिक्विड के वेपर किसी खास टेम्परेचर के ऊपर कम बनते हैं, किसी लिक्विड के खास टेम्परेचर के ऊपर वेपर ज्यादा भी बन सकते हैं, ठीक है ना। कोई लिक्विड हल्का हो सकता है, कोई लिक्विड डेंस घना या भारी हो सकता है, ठीक है ना, उसके वेपर ज्यादा नहीं बन रहे। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। डू यू नो द रीजन बिहाइंड दिस? तो सभी लिक्विड का डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट वेपर प्रेशर क्यों है? द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। तो जो लिक्विड है, जिस एटम से बना है, जिस मॉलिक्यूल जिस एटम से बना, हर एक लिक्विड अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लेंगे तो उनके अंदर एटम भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो किसी लिक्विड के अंदर के जो एटम है एक दूसरे को जो पकड़े रखा है सबने, उनके अंदर का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, एक दूसरे को खींचने का फोर्स है, किसी लिक्विड के अंदर एटम एटम का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो सकता है, किसी दूसरे लिक्विड के अंदर एटम एटम को पकड़ के रखने का अट्रैक्टिव फोर्स जो है ज्यादा हो सकता है। तो मतलब ये सारा रीजन अट्रैक्टिव फोर्स का है। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। जैसा लिक्विड का नेचर रहेगा, जैसे उसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल रहेंगे, तो उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स डिफरेंट होगा। अट्रैक्टिव फोर्स डिफरेंट होने के कारण और सेम टेम्परेचर के ऊपर उनका डिफरेंट वेपर प्रेशर आएगा। अभी देखते हैं लेटेस्ट एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, हमने पहले भी पढ़ा। तो लेटेस्ट एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली, अभी बोलना है लेटेस्ट एनर्जी एंडोथर्मिक है, हाइड्रेशन एनर्जी एंडोथर्मिक है। जहां लेटेस्ट एनर्जी एक्सो, हाइड्रेशन एंड एंडो, एक्सो और एक्सो दोनों है, या फिर एक एंडो और एक्सो। पिछले लेक्चर में, हाँ जी, D1 इज करेक्ट आंसर, बिकॉज लेटेस्ट एनर्जी में एंडोथर्मिक है, एनर्जी देनी पड़ रही है। हाइड्रेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक है, इससे एनर्जी निकल रही है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज डी। ओके प्रभाकर, गुड। सभी बेटा ध्यान से सुना करो लेक्चर, ठीक है ना। आगे आके अभी मैंने ना एमसीक्यू शुरू नहीं किया, एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है, तो लेक्चर पूरा आएगा जिसमें टोटली एमसीक्यू ऐसे ही टीच कराऊंगा, ठीक है ना। तो 100 एमसीक्यू, लगभग मैंने 300 क्वेश्चन इस लेसन में से करवाने हैं। तो 300 क्वेश्चन करने का मजा तभी आएगा अगर आप पिछले वीडियो को भी ध्यान से सुन लो और जो कर रहा हूं इसको भी ध्यान से देखो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ये टॉपिक करेंगे आज तक। इसके बाद राउटला स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है राउटला को समझने के लिए। राउटला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ना, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी जो टर्म्स है ना वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी इसको भी समझना है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, लिक्विड सॉल्यूशन तीन टाइप का सॉल्यूशन हो सकते हैं बेटा। लिक्विड सॉल्यूशन भी हर एक सॉल्यूशन तीन टाइप का हो सकता है, जैसे पहले ही पढ़ा है। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब जो सॉल्वेंट है ना उसको लिक्विड लेना है, सॉल्वेंट लिक्विड लेना है, उसमें सॉलिड भी मिक्स कर सकते हैं, उसमें लिक्विड भी मिक्स कर सकते हैं, उसमें गैस भी मिक्स कर सकते हैं। तो पढ़ा था हमने कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन या गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो मतलब जो लिक्विड है इसको सॉल्वेंट रखें तो तीन टाइप के सॉल्यूशन बन जाएंगे। ओके, तो वेपर प्रेशर हमने स्टडी करना है ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिनके अंदर जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, ठीक है ना। उसके अंदर अंदर जो सल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, सल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, और सल्यूट गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं आगे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज लिक्विड, द सल्यूट कैन बी गैस, लिक्विड और सॉलिड। द सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट, अभी सॉल्यूशन के अंदर किसी को दो कंपोनेंट उसके अंदर है तो उसको बोल रहे हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। दीज आर, दोनों बाइनरी सॉल्यूशन
बाइनरी सॉल्यूशन बनाना है लिक्विड सॉल्यूशन का। और लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन कैसे, मतलब सॉल्वेंट, एक तो सॉल्वेंट हो गया लिक्विड, उसके अंदर एक सल्यूट डालना है तो ही दो कंपोनेंट बनेंगे ना। तो सॉल्वेंट के अंदर ओनली वन कंपोनेंट ही और मिक्स करना पड़ेगा। तो लिक्विड इन लिक्विड मतलब सल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस बेस्ट एग्जांपल ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। अभी एक और भी देख लेते हैं। तो सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉल्वेंट तो लिक्विड ही है, उसके अंदर सॉलिड डाल दो तो भी वो लिक्विड सॉल्यूशन ही बनेगा, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट लिक्विड रहना चाहिए, जो सॉल्यूट है वो तो लिक्विड, सॉलिड एंड गैस भी हो सकता है। लेकिन वेपर प्रेशर और लिक्विड सॉल्यूशन जो स्टडी करना है तो उसमें हम गैस इन लिक्विड नहीं ले रहे। वो क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज हमने हेनरी लॉ पढ़ा है कि जब भी हम किसी सोल्यूशन को प्रेशर देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो गैस तो उसके अंदर में से बाहर निकल जाएगी। तो कैसे उन दोनों का कंबाइंड हमें प्रेशर पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। तो लिक्विड सोल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड या सॉलिड इन लिक्विड ही लेने हैं। तो इसको लेकर के ही आगे देखते हैं, स्टडी करते हैं कि वेपर प्रेशर इन दोनों का कैसे वर्क करता है, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। अभी एक टर्म, एक बात और क्लियर कर देते हैं कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में कौन सा एग्जांपल रहेगा, लिक्विड इन लिक्विड। कोई बोलेगा लिक्विड इन लिक्विड, एग्जांपल बोलो कोई सॉल्यूशन की जिसके अंदर सल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो मिल्क है, ठीक है बेटा, मिल्क के अंदर पानी मिला दो, ठीक है, वो भी लिक्विड इन लिक्विड एग्जांपल है। कोई और बोलो फिर। जितनी भी मिक्सिंग करनी है लिक्विड लिक्विड की तो वो सारी है, ठीक है ना। तो सारी लिक्विड को जिसको डिल्यूट करके किसी लेबोरेटरी के अंदर किसी एसिड को डिल्यूट करना है ना, तो उसके अंदर पानी मिला देते हैं, ठीक है ना, पानी मिला देते हैं। तो पानी मिला के वो जो एसिड है वो डिल्यूट तो हो जाएगा, तो वो भी एक एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है ना। अल्कोहल को पानी में मिलाना, वो भी तो लिक्विड इन लिक्विड का सोल्यूशन बन गया। अभी सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल बोलो, सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स करना, सॉलिड लो सल्यूट, लिक्विड लो सॉल्वेंट। बोलो कोई एग्जाम्पल। शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर, और शुगर को हमने कम क्वांटिटी में लेना है, लिक्विड को ज्यादा। वैसे भी शुगर को ज्यादा क्वांटिटी में लोगे तो वो सोल्यूशन नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो जो सॉलिड है, चाहे वो नमक ले लो चाहे शुगर ले लो, तो ऐसे सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना, दैट वन एग्जांपल इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। देखते हैं जी आगे। अभी हम स्टडी कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ए बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। तो कहते हैं कि अभी एक जिसको हमने स्टडी करना है बाइनरी सॉल्यूशन को, उसके अंदर दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन कहला रहा है वो। तो दोनों उसके अंदर टू वोलेटाइल लिक्विड है। अभी ये देखो इसका क्या मतलब, कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल का मतलब है ऐसा लिक्विड जिसके वेपर बन सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है तो हमने एक सॉल्वेंट तो लिक्विड ले लिया, तो सल्यूट भी लिक्विड लेना है। तो ऐसे हो सकता है कि जो हमने सल्यूट लिक्विड लिया, जो हमने सल्यूट लिक्विड लिया उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दो तो उसके वेपर बन सकते हैं। ऐसा भी कोई सल्यूट लिक्विड हो सकता है कि उसको अगर हम हीट करें, टेम्परेचर दें, तो उसके वेपर ना भी बने। एक्सेप्शनल केस होगा कोई, तो मतलब जो हमारा सल्यूट है डिपेंड करता है कि उसके वेपर बन भी सकते हैं, उसके वेपर नहीं भी बन सकते हैं। अगर उसके वेपर बन रहे हैं तो उसको वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं, अगर नहीं बन रहे तो उसको नॉन वोलेटाइल लिक्विड बोलना है। अभी क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, तो ऐसा सोल्यूशन लेना है उसके अंदर दोनों कंपोनेंट जो है वोलेटाइल होने चाहिए। मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है उसके भी वेपराइजेशन होना चाहिए, उसका भी वेपर बनना चाहिए, ठीक है ना। तो जो हमारे पास लिक्विड सल्यूट है उसके भी वेपर बनने चाहिए, वो भी वोलेटाइल होना चाहिए। तो अभी कह रहे हैं कि ए बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स, these are components 1 and 2 taken in closed vessel। दो कंपोनेंट लेने हैं, तो कंपोनेंट ऐसे लिए कि एक क्लोज्ड वेसल लिया, बर्तन लिया जिसको बंद रखा है, उसके अंदर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन मिला दिया। लिक्विड इन लिक्विड मतलब अच्छी तरह से दोनों लिक्विड मिक्स हो गए, ठीक है ना। तो सल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। अभी क्या करना है कि इसके ऊपर जो खाली जगह है
वेपराइजेशन होगा टेम्परेचर से तो वेपर बनेंगे, ऊपर जाएंगे, लेकिन उड़ नहीं सकेंगे, खाली जगह में कलेक्ट हो जाएंगे सारे के सारे वेपर। तो वो वेपर किसके थे? वेपर, वो वेपर सल्यूट के भी थे, वो वेपर सॉल्वेंट के भी थे। मतलब दोनों कंपोनेंट के जो वेपोराइजेशन होके वो खाली जगह पर वेपर इकट्ठे हो गए, तो वहां पर वेपर फेज है, ये वेपर फेज है। और अभी ये दोनों का मिक्सिंग है, ये लिक्विड फेज है। तो मतलब दो फेज बन गई हमारे पास, एक वेपर फेज, एक लिक्विड फेज। आगे आगे देखते हैं। बोथ द कंपोनेंट वेपोराइज एंड इक्विलिब्रियम स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। मतलब कि जो दो सिस्टम बन गए, एक वेपर फेज एंड लिक्विड फेज, इन दोनों के अंदर बनाना है अभी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश करना है। तो मतलब बोथ कंपोनेंट, जो दोनों सल्यूट एंड सॉल्वेंट थे ना, वो दोनों वेपराइज हो रहे हैं, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि इन दोनों कंपोनेंट को हमने वोलेटाइल लेना है। ऐसे लिक्विड दोनों लेने हैं, उनका सोल्यूशन तैयार करना है जो वोलेटाइल है, जिनके वेपर बन सकते हो, ठीक है ना, तभी दोनों के वेपर मिक्स होंगे। तो वो बोथ कंपोनेंट वेपोराइज एंड इक्विलिब्रियम स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। कैसे? तो दोनों के वेपर बने, तो दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन रहेगा। तो जो सॉल्वेंट है उसके भी वेपर बन गए, सल्यूट के भी वेपर बन गए, सारे वेपर यहां पर पहले इकट्ठे होने हैं, ठीक है ना। तो पहले तो वेपराइजेशन प्रोसेस होनी है, उसके बाद थोड़ी समय बाद यहां पर कंडेंसेशन, जो खाली जगह है ना, इसके इर्द गिर्द जो कंडेंसेशन होना शुरू हो जाना, जो वेपर है वो जमने शुरू हो जाएंगे। थोड़े वेपर नीचे पानी बन के जो है लिक्विड बन के नीचे गिर जाएंगे, लेकिन कुछ वेपर जो है ना वो कंडेंसेशन होकर ऊपर ही रहेंगे। तो अभी जब वेपराइजेशन ज्यादा होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जितने वेपर बनेंगे उतना ही लिक्विड में कन्वर्ट वापस हो जाएंगे। तो उस स्टेज को हम बोलेंगे क्या हो गया? इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया। तो मतलब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का हमने अटेन करवा लेना है इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों रहेंगे। ओके। In binary solution of two liquid, let P1 be the partial pressure of first component and P2 be the partial pressure of second component। अभी दो कंपोनेंट है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सल्यूट को हमने नंबर 1 रखा और सॉल्वेंट को नंबर 2 रखा। तो पहले कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा उसको प्रेशर को P1 बोलते हैं, लेकिन दूसरे कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा इसको P2 बोलते हैं। अभी क्या है कि हमने जो सल्यूट लिया लिक्विड, उसको पहले मिक्स ना करो, उसको एज इट इज बर्तन में डाल के क्लोज करके उसका वेपर प्रेशर मेजर कर लो। मैनोमीटर से मेजर करोगे एक कंपोनेंट का, तो उसका कोई ना कोई प्रेशर आएगा। अकेले सल्यूट वाले का, सल्यूट लिक्विड का, उस प्रेशर को बोल रहे हैं कि P1, ठीक है ना। उसका हमें प्रेशर पता चल गया, उसका प्रेशर P1 है। ओके। तो इक्विलिब्रियम अटेन के अंदर भी होगा ना, तो उसके अंदर के जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए तो उसका प्रेशर ले लो, वो P1 है। मतलब सल्यूट का जो लिक्विड सल्यूट है उसका प्रेशर P1 है। ऐसे ही अकेला जो सॉल्वेंट है उसका प्रेशर ले लो, तो उसका प्रेशर P2 है। दोनों का प्रेशर अभी हमने अकेले अकेले ले लिया, अभी दोनों को मिक्स कर देना। जब भी मिक्स करेंगे दोनों लिक्विड को, तो उनका जो रिजल्टेंट प्रेशर है, क्या दोनों प्रेशर के सम प्लस होगा, दोनों प्रेशर से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या दोनों प्रेशर से कम होगा? बस यही बात स्टडी करनी है हमने कि जब हमने दो कंपोनेंट को मिक्स करना है तब उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो मिक्स करके सम प्लस होगा, दोनों को प्लस करके आंसर आ जाएगा, या फिर कम हो जाएगा। अगर कम हो जाएगा तो क्यों, या फिर ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्यों, ठीक है ना। तो ये तीनों कंपोनेंट हमने चेक करने हैं। तो इसमें देखते हैं होता क्या है, क्योंकि अभी हमने लिए हैं दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल, मतलब दोनों के वेपर बन सकते हैं, ठीक है ना। वोलेटाइल कंपोनेंट का प्रेशर, एक कंपोनेंट का P1, दूसरे का P2, और रिजल्टेंट जो P टोटल रहेगा बी द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। The total vapor pressure P total become equal to sum of partial pressure of two component 1 and 2 respectively, ठीक है ना। तो यहां तो उसने ये बोल दिया कि अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं तो उनके अकेले अकेले का जितना भी पार्शियल प्रेशर है, जो सम प्रेशर आएगा वो P टोटल दोनों को प्लस करके आ जाएगा। ओके। तो मतलब ऐसे कंपोनेंट
जिनका नेचर वोलेटाइल हो, सल्यूट का भी वोलेटाइल हो, सॉल्वेंट का भी वोलेटाइल हो, उनका इंडिविजुअल जो प्रेशर होगा उसको पहले तो बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर टर्म से डिनोट करते हैं, और उनका रिजल्टेंट प्रेशर जो है वो आएगा उन दोनों के प्रेशर को प्लस करके। ओके, तो पी टोटल दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्लास बंद हो जाएगी, टाइम हो गया जूम का। अभी एक नोट है, द पार्शियल प्रेशर आर related to mole fraction x1 and x2 of two component 1 and 2 respectively। तो कह रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है ना, जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के बराबर ही होता है। मतलब किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन पता है ना, तो उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर रहेगा। दूसरे कंपोनेंट का जितना भी मोल फ्रैक्शन है ना, तो उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर भी रहेगा। देखो अभी हमने क्या करा कि पार्शियल प्रेशर को भी डिस्कस कर लिया, मोल फ्रैक्शन को भी डिस्कस कर लिया, और कह रहे हैं ये कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी कंपोनेंट का वो उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वली होता है। उसको किसी भी पार्शियल प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से ही रिलेट किया जाता है। ओके, तो इस बात को जो मैथमेटिकली आप दोनों से कैसे मिलान करना है, इसको पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि सिस्टम में हमारे पास 3 कंपोनेंट है, एक 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 कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, ठीक है ना। उनका जो पार्शियल प्रेशर है P1, P2 एंड P3 आएगा, लेकिन जब रिजल्टेंट टोटल प्रेशर निकालना होगा P टोटल, तो वो किसके बराबर होगा? इसमें से कौन सा रिलेशन है? दैट वन इज P टोटल P1, P2 एंड P3। ओके, तो मतलब तीनों का प्रेशर को रिजल्टेंट को प्लस करना है, तो ये आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, अभी ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਰਾਊਟਸ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਾर्ट 1। ਰਾਊਟ ਲਾ ਪਾर्ट 1, ਰਾਊਟ ਲਾ ਪਾर्ट 2 ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਊਟ ਲਾ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ तो ਉਹਨੂੰ ਰਾਊਟ ਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ओके, तो अपना पिछला बैकलॉग पूरा करो और ਅਸੀਂ शाम ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਊਟ ਲਾ। ओके बेटा, यू कैन गो, एंड कर लो मीटिंग जी। Okay, sir. ओके जी, Thank you, sir. Bye, sir. ओके बेटा, बाय।